चलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट अमालगमेशन। आई बिलीव अभी तक आपने एंजॉय किया अमालगमेशन। अमालगमेशन में जो जो चीजें हो गई थी वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बेटा, AS14 किसके लिए एप्लीकेबल है? ट्रांसफरी के लिए AS14 एप्लीकेबल। ओके, ट्रांसफरर के लिए क्या एप्लीकेबल है? लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। इज दैट ओके? मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट को खाली करना होता है, कौन सी वैल्यू से खाली करोगे बैलेंस शीट को? बुक वैल्यू ऑलवेज। और पीसी निकालोगे, परचेज कंसिडरेशन निकालोगे, कौन सी वैल्यू से? मार्केट वैल्यू। पीसी ऑलवेज यू विल नीड टू कैलकुलेट इट विद द मार्केट वैल्यू। ऑलराइट, यस बेटा, याद करो इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर मैंने आपको क्या क्या एंट्री सिखाई थी। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर मैंने आपको एंट्री सिखाई थी बैलेंस शीट को पहले खाली करने की। वो एंट्री कैसे होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल असेट्स एट विच वैल्यू? एट बुक वैल्यू। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। देन यू मेक द पीसी ड्यू। पीसी ड्यू कैसे करते हो? ट्रांसफरी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो पीसी कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेशन करने के तीन तरीके हैं, तीन या रादर हम कह सकते हैं चार। पहला तरीका है डायरेक्टली गिवन। दूसरा वाला तरीका कौन सा है? नेट एसेट मेथड। तीसरा कौन सा है? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, विच आई हैव नॉट इट टॉट यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। और बेटा जो चौथा है वो क्या होता है? वो मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्टली गिवन होता है ना, उसमें वो आपको ये बताएंगे कि क्या क्या दिया है। मतलब फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर को हमने दिए शेयर्स, शेयर होल्डर को हमने दिए प्रेफरेंस शेयर्स। सो पीसी इन दैट केस इज वॉट एवर इज गिवन टू दी शेयर होल्डर, विच आई डील इन द प्रॉब्लम अगेन। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, मैंने 1000 रुपए में एक शर्ट खरीदा, राइट, एक ट्राउजर खरीदा। आई परचेस्ड वन, व्हाट आई कैन से, टाई एक्सेट्रा। सो माई डियर फ्रेंड, 1000 रुपीज डायरेक्टली देंगे। इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, शर्ट 400 रुपीज, ट्राउजर 500 रुपीज, टाई 100 रुपीज। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 ओनली पीसी। So rather than giving it directly 1000, they might also give you how it is discharged. Are you getting my point? How it is discharged. तो पीसी का वो भी एक तरीका होता है। बच्चों मुझे आपसे अगली बात करनी है, जब मैं आपसे कहता हूं कि पीसी को आपको कैलकुलेट करना है, ऑलवेज टेक आईपी, इश्यू प्राइस। ऑलवेज टेक इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर, because anything in purchase is settled at market price, not at face value. Face value is only to account for. ध्यान में रखना है बात। जब पीसी आप कैलकुलेट करो ना, और अगर उन्होंने बोला कि 10 रुपए का शेयर 40 रुपए में दिया गया, ऑलवेज टेक 40 नॉट 10, बिकॉज पीसी कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू टेक आईपी नॉट फेस वैल्यू। एम आई कम्युनिकेटिंग? यस। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। बेटा फिर उसके बाद में मैंने आपको कुछ शॉर्टकट्स बताए थे। पीसी ड्यू करने के बाद में हमने क्या किया था? पीसी मंगाई। क्या क्या मिला आपको? कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी अकाउंट, एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूटेड दिस शेयर्स और द पीसी रिसीव्ड टू हुम? शेयर होल्डर। याद आ रही बात दिन में? रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस वॉज ट्रांसफर्ड टू दी इक्विटी शेयर होल्डर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इफ इट इज बोर्न बाय transferor, then it would be debited to what? Realization account. Am I communicating? Yes. So that was all about. First slide गया। In the books of transferee हमारी एंट्री क्या होती है? Business purchase account debit to liquidator. Then we open up the business. क्या क्या बाय किया? Individual assets to individual liabilities to what? Business purchase. Balancing figure on the debit side is goodwill. Balancing figure on the credit side is CR, capital reserve. Alright sir. Next point was what? Realization expenses. If they are paid by transferee, it is debited to goodwill or CR. Am I communicating? Yes. मैंने कहा इंटरकंपनी ओविंग्स के एडजस्टमेंट। इंटरकंपनी ओविंग्स के एडजस्टमेंट वो कैसे करते हैं? याद है? आइला तू भी इधर, मैं भी इधर, चल कैंसिल करते हैं। कब करते हैं वो? इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी ओनली। इट विल नेवर बी डन इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर। ट्रांसफरी के बुक्स में वो किया जाएगा। एम आई कम्युनिकेटिंग? अच्छा, स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो गई है, स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, तो अब क्या करोगे? Goodwill oblique CR account debit to what? Stock. Do you remember this? Okay, lovely people. पीसी निकालते वक्त और एक चीज की चर्चा हुई थी अपनी कि अगर आप डिबेंचर लेना चाहते हो तो कौन से मेथड में लोगे? सिर्फ नेट
असेट मेथड में। डायरेक्टली गिवन मेथड में डिबेंचर नहीं लिए जाते, क्योंकि पीसी का डेफिनेशन एज पर AS 14 इज व्हाट एवर इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर इज व्हाट पीसी। शेयर होल्डर इंक्लूड्स बोथ इक्विटी शेयर होल्डर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यू आर राइट। एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस if you have got any confusion on that day? Okay, there are two methods of accounting. I am saying there are two methods of accounting. I am not saying there are two types of amalgamation. I am saying there are two methods of accounting of amalgamation. One is amalgamation in the nature of purchase and the other one is amalgamation in the nature of merger. Okay, so can I write down which are the two methods? So how many methods are there? Two. Two methods of accounting. Okay. The two methods of accounting includes, first one is amalgamation. In the nature of purchase. And the second one is amalgamation in the nature of merger. So there are two methods. One is in the amalgamation in the nature of purchase and the other one is amalgamation in the nature of merger. These are methods of accounting. Remember, if 5 conditions में से कोई एक भी satisfy हो गई, you have to follow amalgamation in the nature of purchase only. Okay, which are the 5 conditions? All assets and liabilities are transferred. They are transferred at book value. The business of the transferor company is continued. The payment to the transferor company is made only in form of shares. It is only made in form of shares. No cash is paid. Agreed? If these conditions are satisfied, my dear friends, we can call it as amalgamation in the nature of merger. बट अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई इनमें से कोई भी, तो इट इज अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस. मतलब 5 में से एक भी कंडीशन, और रादर इधर कहूंगा 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो कौन सा हो जाएगा? मर्जर मेथड. अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो कौन सा बन जाएगा? परचेस मेथड. एग्रीड? जनरली परचेस मेथड की प्रॉब्लम आती है एग्जाम में. शुड वी गो आउट? नाउ इट्स टाइम दैट वी स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस. सो बॉयज एंड गर्ल्स, please come down to the okay, let's first solve some of the problems of PC. Okay, so concept question number 1 पर आ जाओ. Can I have the page number please? Yes, please come down to this point. बेटा कंसेप्ट क्वेश्चन लगेंगे इजी, मगर आपको एक बार कंसेप्ट क्वेश्चन हो जाने के बाद में समझना है सही से कि क्या आपको पीसी समझ में आ रहा है, क्या मीनिंग क्या है पीसी का. क्योंकि मेजर प्रॉब्लम पीसी के कैलकुलेशन में ही अड़चन आती है. अगर वो समझ में आ गया तो देन द होल चैप्टर इज इजी. रीड फर्स्ट पॉइंट. केस 1, ए लिमिटेड टेक्स ओवर बी लिमिटेड. ए लिमिटेड को लिखो इट इज अ ट्रांसफरी कंपनी एंड बी लिमिटेड इज व्हाट? ट्रांसफरर. A limited is transferee, B limited is transferor, and discharges consideration for the business as follows. बेटा यहां पर डायरेक्टली नहीं दिया है, यहां पर क्या दिया? क्या डिस्चार्ज किया? क्या दिया? ये देखो, and discharges the consideration for the business as follows.
मीन्स व्हाट दे हैव गिवन। तो मैंने पीसी का आपको दो तरीके बताने, या तो डायरेक्टली गिवन, और एक तरीका क्या होता है कि डायरेक्टली गिवन ना देते हुए क्या क्या दिया ये बता दिया जाता है टू द शेयर होल्डर। सो देन दैट इज ऑल्सो व्हाट, पीसी। डायरेक्टली गिवन मतलब कैसे बोलेंगे कि द कंपनी इज बॉट फॉर 5,000 करोड़, नाउ दैट इज डायरेक्टली गिवन। ये क्या होगा कि 5,000 करोड़ ना देते हो वो ये बोलेंगे दिया क्या क्या 5,000 करोड़ में, तो कुछ शेयर्स दिए, कुछ कैश दिया, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स दिए। अब जैसे देखो व्हाट्सएप को फेसबुक ने बाय किया 19 बिलियन में, एक तरीका ये हुआ डायरेक्टली गिवन 19 बिलियन। दूसरा तरीका क्या हुआ कि हमने व्हाट्सएप को दिए शेयर्स, हमने व्हाट्सएप को दिए प्रेफरेंस शेयर्स, हमने व्हाट्सएप को दिए बॉन्ड्स। यू गेटिंग, क्या क्या दिया, क्या क्या देकर डिस्चार्ज किया, वो भी पीसी है। समेशन ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर गिवन टू डिस्चार्ज द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज ऑल्सो पीसी। Summation of whatever is given to the shareholders of transferor company is also what, PC. So read first point. Issued 42,000 fully paid equity shares of 10 each at par. Underline the word at par. बेटा अगर at par नहीं बोलते, at premium बोलते तो तुम at par वाली प्राइस नहीं लेते, at premium वाली प्राइस लेते। ओके, टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। तो बेटा ये लिखो, ये पीसी कितना हुआ 42,000 इंटू 42,000 इंटू 10। दूसरा क्या बेटा, इश्यू फुल्ली पेड प्रेफरेंस 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच टू डिस्चार्ज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वर्थ ₹1 लाख ऑफ बी लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो बेटा कितने में गया, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% कितने में गया, 1,10,000। डू यू ऑल एग्री, 1,10,000। सो आई विल राइट डाउन 1,10,000। डू यू ऑल एग्री और नॉट। तो बेटा क्या बोला है देखो, उन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैसे डिस्चार्ज किया, एट अ प्रीमियम ऑफ 1,10,000। तुम ये सोचो ना कितने रुपए दिए उनको, किसी भी स्वरूप में दिए होंगे, कितने रुपए दिए उनके शेयर होल्डर को, 1,10,000। प्रेफरेंस शेयर्स को कितने मिले, 1,10,000। अभी आज मैं तुमको ये बोलूंगा, दिस प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, हिज वैल्यू इज 1 लाख। तो इसको कितने मिले एज अ शेयर होल्डर, हाउ मच ही गॉट, 1,20,000। तो क्या सोचना कि कितने रुपए मिले सामने वाले आदमी को। नेक्स्ट, इट इज एग्रीड दैट डिबेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू equal number and amount of 13% debentures of A limited. Do you think so it is a part of PC? Whether it is a part of PC? No. Because what is PC? Anything paid to the shareholders of transferor company. So बेटा मैं कितना बोलूंगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना मिला, कैन आई नॉट से 42,000 इंटू 10 कितना आएगा, 4,20,000। और बेटा दूसरा क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना मिला, सो कैन आई नॉट से 1 लाख प्लस 10% कितना आएगा, 1,10,000। सो दैट सम्स अप टू कितना, 5,30,000। इज दैट ओके ड्यूड? यस। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ पीसी। सो पहले कंसेप्ट क्वेश्चन को टिक मार्क करो, आपको समझ में आया बोलकर। कम डाउन टू कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2। कम डाउन टू कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ क्या लिखा है छोरे, ए लिमिटेड टेक्स ओवर बी लिमिटेड, नेट असेट वर्थ ₹2 लाख एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 2,60,000। बेटा प्लीज हाईलाइट द वर्ड एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 2,60,000। बेटा वर्थ ₹2 लाख ये मायने नहीं रखता कितने में उठाया एसेट को, 2,60,000। सो पीसी इज हाउ मच, 2,60,000। डू यू एग्री? दिस इज डायरेक्टली गिवन। फिर आगे क्या लिखा है, ए लिमिटेड डिस्चार्जेस द पीसी by allotment of 20,000 equity shares of 10 each at an agreed value of 12 each. Is that okay? तो देना कितना बेटा, 2,60,000। उसमें से शेयर्स कितने दे दिए, सो बेटा कितना, 20,000 इंटू 12। बेटा प्लीज रिमेंबर इट इज नेवर फेस वैल्यू, इट इज व्हाट, आईपी। एग्रीड? सो 20,000 into 12 is how much? 2,40,000. What is the balancing figure? Cash. 20,000 is given in form of cash. But this particular part talks about what? Discharge. ये क्या दिया है? It talks about what? Discharge. Shares, and this talks about what? Discharge. Are you getting my point? I am talking about what? Discharge.
डिस्चार्ज इज ऑलवेज एट आईपी, अनलेस एंड अंटिल एग्जामिनर क्लियरली नहीं बोलते शेयर्स आर इश्यूड एट पार, तब तक डिस्चार्ज इज ऑलवेज एट आईपी, रिमेंबर दिस। और यहां पर ये डायरेक्टली गिवन है 2,60,000। एम आई कम्युनिकेटिंग? सो बेटा जी ये देखो, ये पहला 240 समझ में आया इक्विटी शेयर्स, और दूसरा क्या, कैश 260। एम आई कम्युनिकेटिंग? यस। मूविंग ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हो गया? अभी लास्ट में लेंगे, सबको केक मिलेगा, प्लीज भरोसा मानो मेरा, शांति से पढ़ो, अभी सबको केक मिलेगा। हाँ हाँ। कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 3, ढोकले सुन रहे ना? Given below is the summarized balance sheet of AB Limited as on 31st December 2011, on which date its assets and liabilities are taken over by CD Limited. Beta, please underline the word its assets and liabilities were taken over. Its assets and liabilities were taken over by CD Limited. What does this mean? बेटा ऐसा हो सकता है कि सारे assets और liabilities are not taken over. Some of the assets and liabilities are only taken over. So you should only take some of the assets and liabilities, not all. तो अगर इनमें से पूरी assets और liabilities is not taken over, then you are going to only take some of the assets and liabilities. Am I communicating? Yes. So what all they are? Plant and machinery, furniture, inventory, trade receivable, cash, equity share, GR, 12% debenture, trade payable and other current liabilities. CD Limited agreed to issue 12% debentures to the debenture holders of AB Limited at par. Assets and liabilities are taken over at book values. Underline the word agreed to be taken over at book value. PC निकालना एकदम आसान है बेटा, कैसे निकालेंगे? Take the assets, take on your calculator 2600. ये कौन सा मेथड है बेटा? नेट asset मेथड. 2600 plus 1200 plus 2400 plus 750 plus 1000. Okay? And then my dear friend, liability कौन सी है? 1350. General reserve is not a liability. Huh? Minus 1350 minus 750. 5850 is what? My PC. Now my dear friend, some of you might ask me, sir, debenture का क्या करना है? बेटा 1350 को कितना मिल रहा है जरा देखो. CD Limited agreed to issue 12% debentures to the debenture holders of AB Limited at par. मतलब 1350 के लिए कितना ले रहे हैं? 1350. सो बेटा मैंने पूरा ले लिया. सो PC कितना है बेटा? 7950 माइनस 1350 माइनस 750 कितना आ रहा है? 5850. इसमें ये नेट असेट मेथड होने की वजह से मैंने क्या किया? असेट माइनस लाइबिलिटी किया, जिसमें डिबेंचर भी आएगा, बिकॉज डिबेंचर इज व्हाट? अ लाइबिलिटी. बट गो एंड सी क्वेश्चन नंबर 1. डिड आई टेक डिबेंचर? कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 1. डिड आई टेक डिबेंचर? नो. व्हाई? बिकॉज इन क्वेश्चन नंबर 1 इट वाज डायरेक्टली गिवन. जाके देख छोरे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने डिबेंचर्स नहीं लिए, बिकॉज डिबेंचर इन क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट अ शेयर होल्डर, और वहां पे डायरेक्टली गिवन पीसी का मेथड था. ये मेथड कौन सा है? नॉट डायरेक्टली गिवन, इट इज नेट असेट मेथड. इन नेट असेट मेथड यू हैव गॉट असेट माइनस लाइबिलिटीज. एम आई कम्युनिकेटिंग? ओके. सो 5850 आ गया. कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बेटा. Given below is the summarized balance sheet of AB Limited as on 31st December 2011, on which date its assets and liabilities are taken over by CD Limited. Beta, who is AB Limited? Transferor. And who is CD Limited? Transferee. Now again, read the question. Shareholders fund, share capital, shareholders fund, share capital, equity shares of rupees 10 each, fully paid up, general reserve 12% debentures, trade payables and other current liabilities, non-current assets में fixed assets, plant and machinery, furniture, inventory, trade receivable and cash. थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा
CD Limited agreed to issue 12% debentures to the debenture holders of AB Limited at par. Okay? Assets and liabilities are taken over at valuation. बेटा डिबेंचर तो वही वैल्यू पर जा रहा है, डिबेंचर इज गेटिंग इन द सेम वैल्यू, एग्रीड, बट बाकी के एसेट्स और लाइबिलिटीज कौन सी वैल्यू पर दिए? करंट वैल्यू. सो बेटा क्या बोला? प्लांट एंड मशीनरी 30% डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 20% डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री 20% अपवर्ड रिवैल्यूएशन एंड ट्रेड रिसीवेबल 10% डिस्काउंट. तो एक काम करो, व्हाट इज द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? बताओ मुझे. 2600 minus 30%, 1820. And what about this furniture? 960. Inventory add 20% beta, 2880. Trade receivable beta less 10% discount, 675. And beta cash उतनी रहती है, लोग एड़ा बोलते हैं कि सर उसका वैल्यूएशन नहीं दिया है, कैश उतनी रहती है. एग्रीड. बेटा लाइबिलिटी के बारे में अगर कुछ नहीं भी बोला है तो यू शुड टेक इट एट बुक वैल्यू. एग्रीड. चलो बताओ अभी टोटल कितना आ रहा है? असेट्स का टोटल कितना आ रहा है? 7335 माइनस 1350 माइनस 750, 5235 इज व्हाट? पीसी. $5235 इज पीसी और व्हाट? तो इसमें क्या करना है? सिर्फ वैल्यूएशन दिया है तो वैल्यूएशन मैंने लिया. ऑल द वैल्यूएशन असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. रिमेंबर आई हैव टेकन डिबेंचर हियर आल्सो बिकॉज इट इज विच मेथड? नेट असेट मेथड. ये देखो तुम्हारे बोलने के हिसाब से पीसी कितना है? 5235. यही बोल रहे थे ना तुम? यही बोल रहे थे ना पीसी? यस. एंड द लास्ट वन इज व्हाट? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. एग्रीड. विच वी विल डू once we start solving the question. So we'll do this once we start solving the question. Okay? क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अपना सिंपल रहेगा. हर एक क्वेश्चन जितने भी हमको सॉल्व करने हैं वो सभी क्वेश्चन को मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूंगा पहले. एंड द स्टेप नंबर 1 इज टू कैलकुलेट द पीसी. हम हर एक का पीसी कैलकुलेट करेंगे शुरुआत में एंड विल अंडरस्टैंड हाउ पीसी इज कैलकुलेटेड. इज दैट ओके? सो बॉयज एंड गर्ल्स, now we are going to calculate PC in various problems. So पहले PC कैलकुलेट करना सीखें. बेटा come down to okay, please come down to question number 3 first. Come down to question number 3 first. Okay? And this question you need to write down that in this question you are supposed to do final account plus amalgamation. Write down the heading of the question, final account plus amalgamation. Question number 3 is what you are all invited on. Did you get question number 3? Read it. The balance sheet of Rama Limited and Krishna Limited. मिल गया क्या? ढोकले जल्दी कर, शादी कैसे होगी नलक, जल्दी कर. हाँ. The balance sheet of Rama Limited and Krishna Limited as at 31st December 2010 were as follows. एग्जाम में बोल्ड किया हुआ नहीं रहेगा. 31st December 2010. आपको शेयर कैपिटल दिया, रिजर्व्स दिया, P&L दिया, क्रेडिटर्स दिया. क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी. ओके. देन दे हैव गिवन ए फिक्स्ड असेट अदर देन गुडविल, stock in trade, debtors, cash at bank and preliminary expenses. Preliminary expenses you are all expected to write it down. It is what? Fictitious asset. Now Rama Limited took over and absorbed Krishna Limited. So underline the word Rama Limited and write down it is what? Transferee. Rama Limited is what? Transferee. And Krishna Limited is what? Transferor. As on 1st July 2011, no balance sheet of Krishna Limited was prepared on the date of takeover, but the following information is made available to you. Now listen to me my dear friends. तुम्हारी बैलेंस शीट कौन से तारीख की है बेटा? 31st December 2000.
बट रामा लिमिटेड ने कृष्णा लिमिटेड को कौन सी तारीख को एब्जॉर्ब करने की बात की? 1 जुलाई 2011. अनलेस एंड अंटिल यू हैव द बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई 2011, यू विल नॉट बी एबल टू गो फॉर अमाल्गमेशन. सो ये क्वेश्चन सिंपल प्लेन 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पहले फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी. फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम मतलब दे मस्ट हैव कंडक्टेड द बिजनेस फ्रॉम Jan 1, 2011, 1 जनवरी 2011 से लेकर 1 जुलाई 2011 तक उन्होंने बिजनेस कंटिन्यू किया रहेगा. तो आपको पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल बनाने पड़ेंगे. एज ऑन व्हाट डेट? 1 जुलाई 2011. क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, कौन सी एडजस्टमेंट दी जाएगी आपको. वो बोलेंगे कि आपका प्रॉफिट इतना हुआ, डेप्रिसिएशन इतनी लगी. एग्रीड? ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी. ये फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट. जहां पे शब्द यूज किया कि वैल्यूएशन करना है, बेटा व्हाई विल वी डू अ वैल्यूएशन? वी विल डू द वैल्यूएशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अमाल्गमेशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो बेटा अब आपको करना क्या है पता है क्या? एडजस्टमेंट नंबर A, B, C, D, E हम पढ़ेंगे, और A, B, C, D, E को पढ़ने के बाद में कौन सी एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट की है और कौन सी एडजस्टमेंट अमाल्गमेशन की है, इतना फिगर आउट करना है. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट, in the 6 months ended 30th June 2011, Krishna Limited made net profit of 60,000 after providing for depreciation at the rate of 10% per annum on fixed asset. Underline the word per annum. Right? आपको पूरे साल भर का प्रोवाइड करना है 6 months का. 6 months. My first question to you all is whether it is final account adjustment or amalgamation. Final account. बिकॉज वो आपको बता रहे कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना प्रॉफिट हुआ. यस और नो? यस. सो बेटा एक काम करो, रामा लिमिटेड के इसको एनसर्कल करो, 5 लाख को एनसर्कल करो, और मुझे बताओ कितना डेप्रिसिएशन है? 10%. कृष्णा लिमिटेड है रामा लिमिटेड? ओ कृष्णा लिमिटेड. सो बेटा 3,50,000 को एनसर्कल करो. राइट? नाउ टेक ऑन योर कैलकुलेटर. 3,50,000 into 10% into 6 by 12, 75,000. 17,500. बेटा 3,50,000 में से 17,500 माइनस करो. 3,33,000. 3,32,500. So I'll write down 3,32,500. Have you understood this? Okay? चलो पहले वाले में ये पार्ट हो गया. बेटा प्रॉफिट कितना कमाया और बोल रहे हैं? 60,000. तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसमें प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा 60,000. ऐड 60,000 किया ना, पहली एडजस्टमेंट हो गई. जस्ट डू द वे दे आर सेइंग इट. उन्होंने कहा असेट को डेप्रिशिएट करो, मैंने कर दिया. उन्होंने कहा P&L अकाउंट को एडजस्ट करो, मैंने कर दिया. नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट माइट हैव अ क्वेश्चन कि सर इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? डोंट वरी अबाउट द सेकंड इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट हम कैश एट बैंक को बैलेंसिंग फिगर बना देंगे. Now you'll ask me the reason why. कहां दू सेकंड इफेक्ट? प्रॉफिट हुआ 60,000, प्रॉफिट हुआ 60,000, बट क्या बढ़ा मुझे क्या पता? कैन आई से स्टॉक बढ़ा, डेटर्स बढ़ा? आई डोंट नो. सो व्हाट आई विल सेफली से कि कैश इज अ बैलेंसिंग फिगर. इज दैट ओके? फर्स्ट हुआ. बी, रामा लिमिटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड हैड मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,45,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% per annum on fixed assets. So beta can I not say add how much is the profit they have earned? 1,45,000. All right बच्चों. और बेटा एट द सेम टाइम आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड कर दी, तो बेटा 5 लाख का 10% इज 50,000, उसका आधा मतलब 25,000. 25,000 डेप्रिसिएशन हुआ तो कितना हुआ? 4,75,000 ये वैल्यू बची. एग्रीड? दिस इज बी. Now lovely people, what is the next? See, both the companies had distributed dividend of 10% on 1st April 2011. Who will give me the entry for dividend? P&L account debit to dividend payable and dividend payable account debit to cash oblique bank account. Yes or no? This is also final account adjustment. बेटा dividend की adjustment आपको कंपनी फाइनल अकाउंट में पढ़ाई गई है. सो बेटा मुझे एक बात बताओ, कितना डिविडेंड जाएगा? शेयर कैपिटल कितना है? 6 लाख. 6 लाख इंटू 10%, 60,000. आई विल से लेस 60,000. ओके. और बेटा 4 लाख का कितना परसेंट है?
10%, कितना आएगा 40,000. तो बेटा हाउ मच आई विल सब्सट्रैक्ट 40,000. Am I communicating? Yes. So this is A, B and C adjustment. A, B and C. Done, done or not? अब मुझे इतनी सी बात बता दो करना क्या है. ठीक है, अब मुझे इतनी सी बात बता दो करना क्या है. हमको कैश ये कौन सा फिगर निकालना है, बैलेंसिंग फिगर. एग्रीड. बट बिफोर दैट आई विल गो एंड रीड द एडजस्टमेंट नंबर डी. बेटा एडजस्टमेंट नंबर डी में गुडविल की बात चल रही है. बेटा कंपनी फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम में हमने कभी नहीं सीखा कि गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड. AS 26 डज नॉट अलाउ. सो दिस इज नॉट अ फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट, इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ अमैल्गमेशन. रीड एडजस्टमेंट नंबर E. Rama Limited to issue shares to shareholders of Krishna Limited on the basis of intrinsic value of the shares on the date of takeover. It is also an adjustment of amalgamation, not of final account. तो पहले इसके बेसिस पर हम फाइनल अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे. चलो बेटा अभी एक काम करो, ये कैश एट बैंक का फिगर मुझे बताओ निकाल कर, बैलेंसिंग फिगर निकाल कर बताओ. पहले लाइबिलिटी साइड टैली करो क्योंकि लाइबिलिटी साइड फाइनल है अपना. 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 60,000 माइनस 40,000 प्लस 30,000. यू आर श्योर अबाउट इट? 6,10,000. मुझे भी लगा ऐसा कुछ लफड़ा कर रही है छोरी. 6,10,000. बेटा इसका कितना आएगा 6 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,45,000 प्लस कितना बेटा ओरिजिनल P&L अकाउंट 75,000 माइनस 60,000 प्लस 37,500 947. सो 947,500. अब रसगुल्ले बच्चों जरा माइनस करो तो इसमें से 9,47,500 माइनस 4,75,000 माइनस 95,000 माइनस 1,40,000 माइनस 10,000. व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? 2,27,500. It is the balancing figure. Cash at bank is a balancing figure. बेटा दूसरे वाले का निकाल कर बताओ तो. हाउ मच यू से 97,500. डू यू वांट मी टू प्रूव इट अदर वे अराउंड ऑल्सो कि कैश का बैलेंस इतना ही रहेगा? प्रूव करके बताऊं. पहले कैश कितनी थी 1,17,500 था क्या? इसमें से डिविडेंड कितना दिया 60,000. एग्रीड. बेटा प्रॉफिट कितना हुआ 1,45,000. हमने अज्यूम किया कि दिस इज अ होल कैश प्रॉफिट. और बेटा डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर. इट गॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट बट स्टिल कैश डिड नॉट गेट अफेक्टेड. सो कैन आई नॉट से ऐड डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन पहले वाले केस में कितना था 25,000. बेटा कर जरा एक बार कैलकुलेट कितना आ रहा है 2,47,500. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो बेटा आपने कुल मिलाकर बात क्या समझी? अभी तक मैंने अमालगमेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं की है. आई हैव जस्ट क्रिएटेड द फाइनल अकाउंट. उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन दो, मैंने दिया. उन्होंने कहा प्रॉफिट इतना हुआ, मैंने प्रॉफिट ऐड किया. उन्होंने मुझे ये कहा डिविडेंड दिया, मैंने P&L अकाउंट से डिविडेंड माइनस किया. एग्रीड. और बैलेंसिंग फिगर किधर एडजस्ट किया कैश में. अब मुझे बैलेंस शीट फाइनल मिल गई. इसके आगे मुझे क्या करना है अभी अमालगमेशन. तो क्या आपके पास ये सारे फिगर्स है क्या लिखे हुए? राइट. ये फिगर्स ड्राफ्ट करो आपकी बैलेंस शीट में भी और फिर रेडी रहना, हम अमालगमेशन के पास चलेंगे. आपके क्वेश्चन में ही ड्राफ्ट करना है बेटा फिगर. क्वेश्चन बैंक में ड्राफ्ट करो. कुछ समय तक मैं आपको पीसी कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं तो क्वेश्चन में ही करो आप. ठीक है. ओके. हो गया बेटा. चलो गुड.
अभी सुनो, पहले हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड सीखते हैं. व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. सो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए पहले नेट एसेट मेथड लगता है. नेट एसेट मेथड. बेटा दो कंपनीज है, पहली कौन सी है? रामा. और दूसरी कौन सी है? कृष्णा. चलो बताओ मुझे पहले फिक्स्ड एसेट कितने रुपए की रह गई है रामा की? रिवाइज्ड वैल्यू एज ऑन 30th June 2011 4,75,000. और बेटा दूसरे वाले की कितनी है? 3,32,500. बेटा और कौन सी एसेट है? क्या बेटा जी? स्टॉक 95,000 और इसका 75,000. इज दैट ओके? यस. पॉइंट नंबर डी पढ़िए बेटा. भी पॉइंट नंबर डी पढ़िए. गुडविल ऑफ कृष्णा लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर वॉज एस्टिमेटेड एट 25,000 and it was agreed that stock of Krishna Limited would be appreciated by 15,000 on the date of takeover. कितने से अप्रिशिएट करोगे? 15,000 स्टॉक. तो अभी स्टॉक आपने कितना लिया बेटा? 75,000 प्लस 15,000. सो कृष्णा का कितना बन जाएगा? 90,000. हैव यू अंडरस्टूड दिस? यू शुड टेक द रिवाइज्ड वैल्यू. बेटा स्टॉक के बाद में कौन सा है? ट्रेड रिसीवेबल है क्या? कितना है बेटा जी? 1,40,000 और 1 लाख. आर दीज ऑल असेट्स? फिर और एक असेट कौन सी? कैश एट बैंक. बोलो बेटा कितना कैश एट बैंक? 2,27,500. और दूसरा 97,500. कीप इट अप. और कुछ? सो वी हैव गॉट टोटल असेट. प्लीज टेक अप द टोटल. ए ओ, इसमें एक असेट मिसिंग है. कौन सी वाली? गुडविल. गुडविल दिया है ना उन्होंने कि गुडविल कितनी लेनी? बेटा गुडविल कितनी दी है? रामा की है कृष्णा की? कृष्णा है बेटा जी 25,000 नील. व्हाट इज द टोटल असेट? 937,500. जाहिर सी बात है कोई चेंज नहीं होने वाला. और दूसरे की कितनी है? 6,45,000. श्योर है ना बेटा? बेटा लाइबिलिटी साइड में देखो और कौन सी लाइबिलिटी. अब कुछ बच्चा मुझे ये पूछ सकता है कि सर आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्यों नहीं लिया? बेटा ये फिक्टिशियस असेट है, ये नहीं ले सकता मैं. सो बेटा मैंने फिक्स्ड असेट ले ली, स्टॉक इन ट्रेड ले लिया, डेटर्स ले लिया, स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू भी रिवाइज कर ले ली. हाँ है ना? डेटर्स ले लिया, कैश एट बैंक ले लिया और गुडविल भी ले ली. अब बेटा माइनस क्या करना है? लाइबिलिटी. लाइबिलिटी साइड में सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स. सो लेस क्या करेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स. बोल बेटा कितना है? 37,500 एंड 30,000. दैट्स राइट. अब बेटा ये माइनस कर बताओ मुझे कितना रह गया? 9 लाख. और इधर कितना रह गया? 6,15,000. व्हाट आर द नंबर्स? नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है. अब देखो मेरी बात में क्या कर रहा हूं. हाँ क्या हुआ? हाँ सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. आपको असेट और लाइबिलिटीज लेनी है एट रिवैल्यूड फिगर्स. असेट में से क्या माइनस करेंगे? लाइबिलिटीज. तो आपको क्या मिल गई बेटा जी? नेट असेट. अब बेटा जरा मुझे ध्यान से बताओ ट्रांसफरर कौन है? रामा या कृष्णा? हु इज ट्रांसफरर? कृष्णा. सो ये कंपनी बिकने वाली है. दिस इज ट्रांसफरर. एग्रीड? मैं ट्रिक दे रहा हूं एकदम सिंपल. कृष्णा क्या बोल रहा है? मुझे इतना रुपया चाहिए. और क्या बोलेगा कृष्णा? कृष्णा इज सेइंग दिस आर माय नेट एसेट, प्लीज गिव मी दिस मच, सो मच, दैट्स इट. आई रिपीट, कृष्णा लिमिटेड क्या मांग रहा है? 6,15,000. मगर कृष्णा लिमिटेड क्या मांग रहा है? ही इज आस्किंग फॉर द पीसी इन फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ रामा लिमिटेड. मगर रामा लिमिटेड को क्वेश्चन यह है मैं कितने शेयर्स दूं तुझे? कृष्णा लिमिटेड बोल रहा है 6,15,000 चाहिए, मगर क्वेश्चन ये आ रहा है शेयर्स कितने दे रामा. एग्रीड? तो हमको दोनों की मार्केट प्राइस पता होनी चाहिए. सो राम मुझे बोल रहा है कि देखो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं. सो बेटा 9 लाख नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढ के बताओ इनके कितने हैं? 60,000. सो कैन आई नॉट से द नंबर ऑफ शेयर इज 60,000. एग्रीड? सो बेटा जी अब वो बताएंगे मुझे क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू बेटा 9 लाख डिवाइड बाय 60,000 करो, कितना आ रहा है? 15.
एग्रीड? बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम अगर बोलोगे 6,15,000 का कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? कितना है? 40,000 है क्या? ये कहां पे लिखा है? देखो 40,000, ये रहा 10 each 40,000। बेटा एक की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ रही है? 15.375। अब मुझे बताओ कौन बिकने वाली कंपनी? कृष्णा। कृष्णा क्या बोलेगी? मुझे खुद के ही शेयर दे दो। लोग मून पर जाकर पत्थर लगाते, नेम लगा लगा कर, ऐसी फालतू की बातें की। तो देखो कृष्णा बिक रही है, कृष्णा के एक शेयर की वैल्यू ये, तो कृष्णा क्या बोलेगा? मेरे को मेरे ही शेयर दे दो 15.37। लोग येड़ा बोलते। कृष्णा बोलता है मेरे को ये चाहिए, हम बोलेंगे दे देंगे। क्या देंगे? मगर हम शेयर्स देंगे किसके? राम के। तो किसको किससे डिवाइड करोगे? 6,15,000 को किससे डिवाइड करोगे? 15 से। एग्रीड? सो कैन आई नॉट से नंबर ऑफ शेयर्स issued in Krishna, sorry, in Rama is equal to how much? 6,15,000 divided by 15। बताओ बेटा कितना रहा? Are you getting my point? Are you getting my point? 41,000। इतना देना है। क्या देंगे उनको? शेयर ऑफ रामा। शेयर ऑफ एक रामा के शेयर का कीमत कितना है? 15। तो बोलेगा देख भाई 6,15,000 रुपए देना है, मेरा एक शेयर 15 रुपए का है, आई डिवाइड इट बाय 15। इतने नंबर ऑफ शेयर्स ले ले मेरे। कॉमन सेंस है कि नहीं है? सो इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट इट इज अ डेरिवेशन ऑफ द नेट एसेट मेथड ओनली। तुमको स्वैप रेशियो दिया जाता है ना, स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो ऐसे दिखा, फॉर एवरी 3 शेयर्स इन कृष्णा लिमिटेड 4 शेयर्स इन रामा लिमिटेड विल बी इशूड, ऐसा बोला जाता है ना। देखो अभी यही प्रॉब्लम को मैं वैसे लिख कर दिखा रहा हूं, इसी प्रॉब्लम को वैसे लिख कर दिखा रहा हूं, ठीक है? कितने शेयर्स है कृष्णा में? 40,000 शेयर्स। फॉर 40,000 शेयर्स ऑफ कृष्णा लिमिटेड 41,000 शेयर्स ऑफ रामा लिमिटेड are issued at the rate of rupees 15, at the rate of rupees 15 for 40,000 shares of Krishna Limited, 41,000 shares of Rama Limited are issued। अब एग्जाम में ना तुमको पीसी कैलकुलेट करना रहा, ऐसी लाइन आई। अरे ढोकले, अगर तूने 40,000 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, फिर जय माता दी हो गई। ये 15 रुपए किसकी वैल्यू है? जो इश्यू हो रहे है उसकी वैल्यू है, हाँ नहीं? तो कैसा आएगा? 41,000 इंटू 15 कितना आएगा? 41,000 इंटू 15 कितना आएगा छोरी? 6,15,000। एग्रीड? तो जब तुम मल्टीप्लाई करते हो ना, तब देखना क्या कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी है? ये ट्रांसफरी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है, और ये 41,000 भी शेयर्स किसमें है? ट्रांसफरी। मल्टीप्लाई करते हो, पीसी निकालते हो, अगर ऐसे टाइप की प्रॉब्लम है तो पीसी निकालते हो, ध्यान रखना ट्रांसफरी के नंबर ऑफ शेयर शुड बी मल्टीप्लाइड विद द ट्रांसफरी का इंट्रिंसिक वैल्यू। ट्रांसफरर के शेयर्स शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? देखिए ऐसा पूछेंगे, फॉर, चलो इसको थोड़ा सा और कर दो, फॉर ईच 40 शेयर्स of Krishna Limited, 41 shares of Rama Limited are issued at the rate of rupees 15। अब ये और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, सेम क्वेश्चन को मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं आपके सामने। स्वैप ऐसे डिसाइड होता है, फॉर एवरी 40 हाउ मच? 41। एग्रीड? तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते, एकदम सिंपल है। पहले ट्रांसफरर के शेयर्स लिख दो, ट्रांसफरर कृष्णा कितने? 40,000 है क्या? ट्रांसफरी के शेयर्स लिख दो, कितने हैं? नहीं 40,000 शेयर्स। एग्रीड? अब वो रेशियो लिख दो, फॉर एवरी 40 कितने दे रहे? 41। यस और नो? तो इसके लिए कितने? x। तो कैसे करोगे? 40,000 इंटू 41 डिवाइड बाय 40, कितने शेयर्स आ जाएंगे? 41,000। ये इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी दी है? 15।
ट्रांसफरी की. सो यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय हाउ मच? मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 15 एंड यू विल गेट व्हाट? पीसी. प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं बार बार बता रहा हूं. पहले ये पता करो कितने शेयर्स इशू करने हैं. तो कितने इशू करने हैं? 41,000. एक शेयर की इशू प्राइस कितनी है? 15. सो 41,000 इंटू 15 यू विल गेट व्हाट? पीसी. एक बार इसी क्वेश्चन को वापस समझते हैं. इंट्रिंसिक वैल्यू से ही रेशियो डेवलप होता है, और जब रेशियो डेवलप होता है तब आपको जो मेजर कंफ्यूजन होता है अमालगमेशन में, वो ये कंफ्यूजन होता है कि सर आप क्या बात कर रहे हो और किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना. बच्चा यहीं पे कंफ्यूज रहता है. पहले एक चीज तो समझ में आ गई, आईपी के साथ मल्टीप्लाई करना, इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ. चलो ये समझ में. अब तुमको ये देखना है कि ट्रांसफरी अपने कितने शेयर्स दे रही है. पता करो ट्रांसफरी कितने शेयर्स दे रही. तो ट्रांसफरी कितने शेयर्स दे रही थी हमको? 41,000 या 40,000? 41,000. सो 41,000 एक शेयर कितने का है? 15. तो इतने शेयर्स दे रही है और एक शेयर 15 का है, तो पीसी क्या हुई भाई? 41,000 इंटू 15. एग्रीड और नॉट? सो दिस इज द वे यू कैलकुलेट इट. चलो ये अभी इंट्रिंसिक वैल्यू आप निकाल लो एक बार. हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करने के पीछे नहीं जा रहे, हम सिर्फ अलग अलग टाइप से पीसी निकालने का तरीका ढूंढेंगे. चलिए लिखिए नेट एसेट मेथड एज ऑन 30 जून 2011 रामा और कृष्णा लिमिटेड. कर दिया? पीसी निकल गई कब? मैंने तो लिखने का टाइम नहीं दिया. हाँ हाँ भाई चलो जल्दी से लिखो, फुर्ती से लिख, फुर्ती से. सो 60,000, 15, 40,000, 15.375. अगर तुमने एक नोटिस किया होगा, सो बेटा आगे का आंसर यहां तक. दो तरीके से यही क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. कैसे? देखो तुमको 6,15,000 पीसी चाहिए, बराबर है? लो कैलकुलेटर पर 40,000 इंटू 15.375 इज ऑल्सो दैट. बराबर ना? ऊपर लूं और नीचे लूं? अच्छा यही लिखना है. क्या लिखना है? क्या है? 40,000 इंटू 15.375 इज ऑल्सो सेम, एंड माई डियर फ्रेंड 41,000 इंटू 15 इज ऑल्सो सेम. तो एग्जाम में बिल्कुल सही से पता करना होगा कि 15 ये वैल्यू किसकी दी है. अगर ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स की दी है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय ट्रांसफरी कंपनी. बट अगर मेरे बच्चों तुमको दिया हुआ है 15.375 और तुमने अगर उसको 41,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जय हो गया. उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
40,000 से। अब वो कैसे पता करना, वो मैं हूं ना, वो बताऊंगा मैं। बट तुमको समझ में आया कि फंसता कहां है बच्चा? ट्रांसफरर के नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफरी की इंट्रिंसिक वैल्यू। आंसर इज रॉन्ग। ट्रांसफरर के नंबर ऑफ शेयर्स शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर ओनली टू गेट द पीसी। एंड ट्रांसफरी के नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज टू से इश्यूड, न्यू शेयर्स इश्यूड, will need to be multiplied by the intrinsic value of transferee only, then you get PC। जो शेयर्स नए इशू किए, अब जैसे ट्रांसफरी ने कितने इशू किए? ट्रांसफरी इश्यूड 41,000, सो 41,000 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी के इंट्रिंसिक वैल्यू से। से यस ड्यूड, यस, हैव यू अंडरस्टूड? कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो अच्छी बात है ये, क्योंकि बच्चों को समझ में तो आया, अच्छा ये एडजस्टमेंट थी क्या। कई बार बच्चों को पता ही नहीं, अच्छा ऐसे भी पूछते हैं क्या, ये भी नहीं पता था, तो उनको पता चल रहा है, ये बात बड़ी है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 बेटा सेम टू सेम वैसा ही है, सेम टू सेम वैसा ही है बच्चों। अभी एक क्वेश्चन देखो तुम, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा ही है? 4th। काम इतना ही है कि पहले पीसी निकालो, जितने स्ट्रांग तुम पीसी निकालने में उतना ये चैप्टर इजी है। एक बार पहले देख लेते कि क्या क्या लिखा है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड एज ऑन 30th June 2011। 2000 शेयर्स ऑफ 100 each, रिजर्व फंड 5% डिवेंचर, लोन फ्रॉम अ डायरेक्टर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ओके, द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज टेकन ओवर बाय स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एज ऑन दैट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अंडरलाइन द वर्ड एज ऑन दैट डेट, मतलब ऊपर दी हुई डेट के दिन ही बिजनेस को टेक ओवर किया है। ये बात समझ में है? ट्रांसफरर कौन है? वीक। ट्रांसफरी कौन है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड टू टेक ओवर ऑल असेट्स एक्सेप्ट कैश। बेटा अंडरलाइन द वर्ड एक्सेप्ट कैश। तो मुझे बताओ क्या स्ट्रॉन्ग कैश को लेके जाने वाला क्या? नहीं। टू वैल्यू द असेट्स एट देयर बुक वैल्यू लेस 10% except goodwill, which was to be valued at 4 years purchase of the excess of average 5 years profit or 8% of the combined amount of share capital and reserves। उन्होंने क्या कहा कि सारी एसेट सिवाय कैश को छोड़कर उनका वैल्यूएशन कैसे होगा बेटा जी? एट देयर बुक वैल्यू लेस 10%। तो जल्दी से आ जाओ, कौन से एसेट्स है? लो अभी जल्दी से, गुडविल छोड़ दो, लैंड एंड बिल्डिंग 85,000 माइनस 10% कितना आ रहा है? 76,500। चलो मेरे साथ लिखते जाओ। प्लांट एंड मशीनरी लेस 1,44,000। स्टॉक कितना बता रहे बेटा? 49,500 श्योर ना? अच्छा, डेटर 65,000 माइनस 10% कितना आएगा? 58,500। वेरी गुड। कैश एट बैंक ले रहे क्या? नहीं। जो हम नहीं ले रहे वो पीसी के कैलकुलेशन में लेंगे क्या? नहीं। अच्छा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज नॉट एन असेट। अच्छा, दोनों को क्यों नहीं लिया समझना, दोनों के रीजन अलग अलग। कैश को इसलिए नहीं लिया बिकॉज कैश इज नॉट टेकन ओवर, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वो असेट है ही नहीं, इट इज नॉट एन असेट, इट इज अ फिक्टिशियस असेट। अब बेटा आगे बढ़ते। एक्सेप्ट गुडविल विच वॉज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेस ऑफ द एक्सेस of average profit over 8% of combined amount of share capital and reserves। पहले ये तो पता चल गया 4 years of purchase है, ये समझा ना? अब वो कैसे निकालना? वो बोल रहे एवरेज प्रॉफिट जो है ना, एवरेज प्रॉफिट से 8% ऑफ कंबाइंड कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस करना। नॉर्मल प्रॉफिट इज हाउ मच? 8% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? 8%। सो क्या करोगे आप? 8% पहले माइनस करोगे, जैसे ही माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा? सुपर प्रॉफिट। और इस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 4 से, देन यू विल गेट व्हाट? गुडविल। तो इस एडजस्टमेंट के लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मुझे पता नहीं एवरेज प्रॉफिट कितने हैं। हाँ ले सकता हूं, पर मुझे अभी एक बार देख लेना। सन्ड्री क्रेडिटर्स विच वर सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 5%। 80,000 में से 5% लेस होगा तो बेटा 4,000 लेस होगा, 76,000। बेटा the PC was to be discharged in cash to the extent of 1,50,000 and the balance in fully paid equity shares of rupees 10 each valued at 12.5 per share. Let's see who will give me
कि 12.5 किसकी प्राइस दी है, ट्रांसफरर की है ट्रांसफरी की? हाँ, ट्रांसफरी की है। एग्रीड और नॉट? इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर। किसको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो 12.5 रुपए है ये किसके है, ट्रांसफरी की वैल्यू है। मेरा एक शेयर 12.5 रुपए का होगा ऐसा वो बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, जो भी पीसी आएगी उसको हम डिस्चार्ज करेंगे कैश से 1.5 लाख, और बैलेंस किससे करेंगे, शेयर्स। तो शेयर्स किसका देगा, ट्रांसफर खुद के ही तो देगा ना। और एक शेयर कितने का है, 12.5। डन। अब बेटा आगे क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 5 years प्रॉफिट वॉज 30,100। मां कसम इतना प्यारा एग्जामिनर है, डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट दिया, कितना है 30,100। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹4,000। इसका पीसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। वीक लिमिटेड had sold prior to 30th June 2011 goods costing 30,000 to Strong Limited for ₹40,000. Debtors include 20,000 still due from Strong Limited on the date of absorption. ₹25,000 worth of goods were still in stock of Strong Limited. Show important ledger accounts in the books of Week Limited and journal entries in the books of Strong Limited. बेटा इसका कोई लेना देना नहीं पीसी के साथ। अपना मेन फोकस क्या है अभी, सिर्फ पीसी कैलकुलेट करना। एग्रीड? तो चलिए आइए अभी हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट दिया है क्या बेटा? यस। उन्होंने क्या बोला है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट 30,100 माइनस कितना बेटा, नहीं माइनस कितना, दे आर सेइंग 8% ऑफ कंबाइंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो बेटा 2,20,000 का 8%, 2,20,000 का 8%, 17,600. So what is the super profit? 12,500 into 4 कितना आएगा? 50,000 is the amount of goodwill. So I'll cancel this. I'll get the 50,000 as amount of goodwill. Am I communicating? Now please take up the total. 50,000 plus 76,500 plus 1,44,000 plus 49,500 plus 58,500 minus 76,000. Yes or no? Minus what? 76,000. Now some of my simple questions to you is, सुन रहा है ना तू, इस क्वेश्चन में 5% डिबेंचर और लोन फ्रॉम ए अ डायरेक्टर, ये ट्रांसफरर ने उठाया कि नहीं उठाया, मतलब लिया है कि नहीं लिया है? यू नीड टू प्रूव मी वाई, क्यों नहीं लिया? वेरी गुड। सो बात एकदम सिंपल है। अगर एग्जामिनर इतना क्लियर है कि ट्रेड क्रेडिटर्स को लिया है, उसके बारे में बताया है, तो क्रेडिटर्स को लिया है समझ में आया। अगर बाकी के बारे में नहीं बताया तो नहीं लिया है। हाँ या नहीं? एक क्वेश्चन पढ़ने का एक तरीका होता है, जरा ध्यान से पढ़ो। उन्होंने क्या कहा, ट्रेड क्रेडिटर्स को लिया है। अरे एग्जामिनर को क्या फर्क पड़ रहा था, वो और लिख देता लोन को भी लिया है और इसको भी लिया है, डिबेंचर्स को भी। हाँ या ना? यस और नो? सो नाउ माय डियर फ्रेंड, यू आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शन. Option number 1, consider that debentures and loan from A is not taken over. And option number 2, you can also do it. You might assume that no loan from A and 5% debenture is also taken over. हाँ जी, हाँ कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो बुक वैल्यू पर टेक ओवर कर लेते हैं। बट बेटा उस क्वेश्चन में किसी एसेट के बारे में कैटेगरिकली नहीं बोला जाता है कि ये लेना है, किसी भी एसेट के बारे में। जब इधर क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि एक्सेप्ट कैश एंड टू वैल्यू द एसेट्स, और यहां पर बोला है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड टू टेक ओवर ऑल द एसेट्स, क्लियर बोला, एक्सेप्ट कौन सी चीजें नहीं ली। इधर ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड टू टेक ओवर ट्रेड क्रेडिटर्स। टू टेक ओवर ट्रेड क्रेडिटर्स मीन दे हैवंट सेड कि आई एम टेकिंग ओवर अदर थिंग्स आल्सो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ट्रेड क्रेडिटर से हमको करना है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक ओवर डिबेंचर्स एंड लोन फ्रॉम ए। चलो अभी पीसी निकालते, कैसे निकलेगी देखो। क्या क्या ले रहा है देखो, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड गुडविल कितनी वैल्यू में ले रहा है, 50,000, लो कैलकुलेटर पर 50,000 प्लस लैंड एंड बिल्डिंग 76,500 प्लस 1,44,000 प्लस 49,500 प्लस 58,500 माइनस 76,000
कितना आ रहा है बेटा? 3 लाख। अरे बेकी बेकी छोरी, एक बार नीचे देख तो लेती है। 3,02,500 आ रहा है क्या? अब इसका डिस्चार्ज कैसे हो रहा है? कैश दे रहे, कैश कितनी दे रहे बेटा? 1,50,000। और बचा हुआ क्या देंगे? 152,500 इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो बेटा कितने शेयर्स देने हैं? किससे डिवाइड करूं तो मुझे नंबर में हो जाएगी? 12.5। कितने आ रहा है? आवाज नहीं आ रही। 12,200 शेयर्स इन स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। क्या बात पहुंची कि आप तक? कैसे निकाल रहे हैं हम पीसी? चलो आओ और एक पीसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ आपको सिखा रहा हूं पीसी निकालो। जितना इजीली आप पीसी निकालोगे उतना आसान हो जाएगा प्रॉब्लम। Yes, I am requesting you all to do it on your own. Question number 5, I am going to read it for you. The balance sheet of X Company Limited and Y Company Limited as on 31st December 2010 are as under. Shares दिए, issued capital दिया, reserves and surplus, capital reserve, GR, unsecured loan, current liabilities and provisions, और क्या दिया है? Sundry creditors. Goodwill दिया, others दिया, और क्या दिया? Current assets. Am I communicating? Yes. Let's move on. Balance sheet of Y Company Limited भी दिया है. Authorized share capital, issued share capital, reserves and surplus, GR, secured loan, current liabilities and provision, creditors, bank, others, fixed asset. Agreed? बेटा नीचे बढ़ो, क्या लिखा है? It was proposed that X Company Limited should be taken over by Y Company Limited. The following arrangement was accepted by both the companies. Goodwill of X Company Limited is considered valueless, 0. Arrears of depreciation in X Company Limited amounted to rupees 40,000. Arrears of depreciation is nothing but they have given you the valuation of fixed asset of X Limited. उसमें मतलब depreciation अभी तक कम provide किया. We need to provide more depreciation. We will do that. Not a big deal. Further they say, देखो कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है. द होल्डर्स ऑफ एवरी 2 shares in X Company Limited was to receive as fully paid at par 10 shares in Y Company Limited. शेयर्स कैसे इशू है बेटा? एट पार. मतलब X कंपनी लिमिटेड के हर एक 2 शेयर के लिए उनको Y कंपनी लिमिटेड के कितने शेयर्स मिलेंगे? 10. आगे क्या बोला? So much cash as is necessary to adjust the right of shareholders of both the companies in accordance with the intrinsic value of the shares as per their balance sheet, subject to necessary adjustment with regard to goodwill and depreciation in X Company Limited's balance sheet. What do you mean by this adjustment? ये क्वेश्चन कौन से टाइप का पहले समझ जाओ. इस क्वेश्चन में क्या क्या डिस्चार्ज किया उसका कॉम्बिनेशन बनेगा पीसी. जैसे कैश दिया, जैसे शेयर्स दिया, इन दोनों की टोटल क्या बनेगी? पीसी. एग्रीड? तो तुमको अभी शेयर्स तो पता चल गए. शेयर्स कितने दिए? एक्स के हर एक 2 शेयर के लिए कितने शेयर मिल रहे हैं? 10 शेयर्स. तो मैं शेयर्स तो 2 मिनट में निकालता हूं. देखो शेयर्स, मुझे जरा बताओ कितने शेयर्स है रे भाई? एक्स के शेयर्स कितने हैं? सो कैन आई नॉट से 10,000 डिवाइड बाय 2 फॉर एवरी 2 इंटू 10. इंटू 10 क्या है? रिसीव 10 शेयर्स. बोला है ना? इशूड एट व्हाट? एट पार रुपीज 10. कितना आएगा बेटा? 5 लाख. तो शेयर्स 5 लाख के मिल रहे. आई रिपीट, एक्स के कितने शेयर्स है? 10,000 डिवाइड बाय 2 क्यों? फॉर एवरी 2 शेयर्स. शेयर्स आर इशूड एट पार और एट प्रीमियम. एट पार अगर मान लो एट प्रीमियम होता 25 रुपए होता तो मल्टीप्लाइड बाय 25. सो 10,000 इंटू 2 इंटू 10, 10 शेयर इंटू ₹10. दिस इज द इश्यू प्राइस. लकीली यहां पर इश्यू प्राइस इज व्हाट? पार वैल्यू. तो इंटू 10 कितना? 5 लाख मिला शेयर्स में. बेटा कैश कितनी मिली तो पता नहीं है. तो कैश के लिए वो क्या कह रहे हैं कि पहले क्या निकालो? इंट्रिंसिक वैल्यू. एग्रीड? अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के बाद में उसमें से 2 शेयर को मल्टीप्लाई करो उस इंट्रिंसिक वैल्यू को.
2 से मल्टीप्लाई करो तो तुमको एक्स कंपनी लिमिटेड के 2 शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी क्या? यस। मान लो वो इंट्रिंसिक वैल्यू है 185, मान लो 2 शेयर की मिलाकर। इसको हम क्या क्या देने वाले हैं? 10 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, तो कितना चला जाएगा? 100। बेटा बचा हुआ क्या देना पड़ेगा? कैश 85। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ईच 2 shares of transferor company will receive 10 shares in transferee, बराबर है? ईच 2 shares in transferor, मान लो 2 शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी है। ईच 2 शेयर इन ट्रांसफरर कंपनी विल रिसीव 10 शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, तो ये बराबर लिखा क्या मैंने? एंड द बैलेंस वुड बी पेड इन कैश सो एज टू एडजस्ट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज। सो बेटा जाहिर सी बात है, कैश कितनी दी जाएगी? 85। कैश कितना दिया जाएगा? 85, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 185 है। वो क्या बोल रहा है? मेरे 2 शेयर के इंट्रिंसिक वैल्यू 185 है, उसमें से तुम मुझे कैश कितना दे दो? बैलेंसिंग फिगर। तो इश्यू ऑफ शेयर्स कितने किए तुमने? मुझे 10 शेयर किए इंटू ₹10, तो मुझे 100 तो मिल गया, बाकी का कैश दो। तो इस वजह से ये 185 तो मैंने एज्यूम किया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निकालनी पड़ेगी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ व्हाट? ट्रांसफरर। शैल वी कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू? एकदम इजी है, देखो मैं कैसे निकालता हूं। इधर आ जाओ, ये किसकी बैलेंस शीट है? वाई कंपनी लिमिटेड। एक्स कंपनी लिमिटेड की बैलेंस शीट। बेटा कितना गुडविल ऑफ एक्स लिमिटेड इज वैल्यू टू बी वैल्यूलेस? 0। तो ये कितना 8 लाख आया कि नहीं है? बेटा 8 लाख में से कितना अरियर्स ऑफ डिप्रिसिएशन है? 40,000। सो कितना आएगा? 7,60,000। करंट एसेट का कुछ नहीं, 9 लाख ही लेंगे हम, हाँ या नहीं? बेटा और कोई एसेट है क्या? सो कितना आएगा? 16,60,000 माइनस लाइबिलिटी में कोई फर्क है क्या? नहीं। हमको लेना पड़ेगा अनसिक्योर्ड लोन और हमको क्या लेना पड़ेगा? क्रेडिटर्स। ये 2 ही लाइबिलिटी है ना, तो कितना आ रहा है? 16,60,000 माइनस 2 लाख माइनस 3,10,000, कितना आ रहा है? 11 लाख। श्योर ना? ओ दादा श्योर? डिवाइड बाय व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स? 10,000। कितना आ रहा है? 115। डू यू ऑल एग्री? ये एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू आई, ये एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू आई। समझ में आया ना? ये ढुकली, ठीक है? ओके। क्या एडजस्टमेंट लिखा है? सो मच एज कैश इज नेसेसरी टू एडजस्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज इन अकॉर्डेंस विथ intrinsic value of the share as per their balance sheet subject to necessary adjustment with regard to goodwill and depreciation in X company limited's balance sheet. Similarly बेटा Y company limited की भी intrinsic value निकाल कर बताओ। इसमें तो कोई चेंज नहीं, 24,60,000 ही रहेगा क्या? माइनस उनकी लाइबिलिटी कितनी? क्रेडिटर्स कितने हैं? 3,60,000 माइनस कितना? 5 लाख। सो बेटा कितना आएगा? ये इंट्रिंसिक ये कितना आ रहा है? नेट एसेट 16 लाख डिवाइड बाय व्हाट? हाउ मच? इश्यूड कितना? 80,000 है ना? 80,000 कितना आएगा? 20 is the intrinsic value. जो नलायक 2 लाख से डिवाइड कर रहे ये डे लोग है। इशूड लेना है ना 80,000। क्या ढोकली? ठीक है। मैंने क्या क्या किया है अभी तक? मैंने क्या निकाला है कि भाई एक्स कंपनी लिमिटेड की एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? दादा ठाकुर कितनी निकली एक एक्स कंपनी? 115। सो क्या मैं नहीं बोल सकता 115? बेटा आप जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड यहीं पे हो रहा है। 115 इंटू 2 कितना? 230 फॉर एवरी 2 शेयर्स।
what they are going to give? Shares. And what? Cash. बेटा shares are issued at par. मगर अगर मैंने पार वैल्यू ले ली तो जय हो गया, क्योंकि कैश पार वैल्यू के साथ कंपेयर किया तो कितना आएगा बेटा जी? हर एक 2 शेयर के लिए 10 शेयर इंटू ₹10 तो कितना आ जाएगा? 100. मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या देना पड़ेगा? कैश 130. एक तरीका ये हुआ, बराबर है ना? शेयर इज इश्यूड एट व्हाट? पार. तो मैंने क्या लिखा? 10 इंटू 10 कितना आया? 100. बैलेंसिंग फिगर इन व्हाट? कैश. That is one way of thinking it. The other way of thinking it is, which is right, is 115 into 2. They are asking me 230. They are saying so much cash. So much cash. पढ़ो क्या लिखा है? पूरी लाइन को घोट के पी लो. क्या लिख रहा है? So much cash as is necessary to adjust the right of shareholders of both the companies, underline the word both the companies, in accordance with the intrinsic value of the shares as per their balance sheet, subject to necessary adjustment with regards to goodwill and depreciation in X company limited's balance sheet. Say yes. तो मेरे राजा बच्चों, इनका बोलना ये पड़ रहा है कि कैश जो निकालना है आपको, उसको कंपेयर करते हो. कैसे कंपेयर करना है? 10 shares is going to be issued for every 2 10 shares into ₹20. Now why 20? So much as cash as necessary to adjust the value of shares of both the companies as per their intrinsic value. Both the companies what बोला? दोनों कंपनीज की इंट्रिंसिक वैल्यू लेनी है. तुम पार वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते. पार वैल्यू इज द वे दे आर इशूइंग द शेयर्स, बट दैट इज नॉट द वैल्यू ऑफ द शेयर. शेयर दे माइट बी इशूइंग इट एट पार, दैट इज देयर डिसीजन, बट शेयर की वैल्यू कितनी है? शेयर की वैल्यू कितनी है? शेयर की वैल्यू है ₹20 इंट्रिंसिक वैल्यू. सो बेटा जी इधर जाएगा 200 और इधर आएगा कैश 30. अब तुम मुझे पूछोगे सर पीसी क्या है? पीसी निकालते वक्त मैं ₹20 नहीं लिखूंगा, क्योंकि शेयर इज इशूड एट पार ओनली. छोटा सा दूसरा आउट ऑफ ट्रैक एग्जांपल दूं क्या? क्लिक हो जाए शायद. देखो क्या हुआ, मैं इस आदमी को बोलता हूं कि तुम्हारी जमीन मुझे खरीदनी है, राइट? तो बोलता है कि ठीक है जमीन खरीद लो. तो जमीन खरीदने का सौदा कैसे हुआ? इसने बोला 4 करोड़ की जमीन है. मैंने बोला देख 4 करोड़ की जमीन के लिए मैं तुझे मेरा एक फ्लैट दूंगा, वो है 2.5 करोड़ का. एग्रीड? और बाकी का पैसा मैं तुझे कैश दूंगा. कैश कितना दूंगा? 1.5 CR. क्लियर है? मगर लोचा क्या हो रहा है कि जब मैं 2.5 करोड़ इसको दे रहा हूं, क्योंकि इसकी 4 करोड़ की जो जमीन है वो इसके एग्रीकल्चर लैंड वगैरह कुछ है, मैं उसको 2.5 करोड़ अगर दे रहा हूं, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? मेरे ऊपर लग रहा है कैपिटल गेन्स. मैं कैपिटल गेन्स क्यों लगाएगा? मैं 2.5 करोड़ की जगह पे मैं उसको बोलता हूं देख 2.5 करोड़ की एडजस्ट हो रही फ्लैट की, और बाकी का क्या दे रहा हूं? कैश. क्लिक बैठा दिमाग में. ये मेरी ऐसी बातचीत हुई. मगर मैंने क्या बोला, देख ये ऐसा करके मैं तेरे को 4 करोड़ दूंगा, बट जब हम जाएंगे और लोगों को बताएंगे तो मैंने तेरे को फ्लैट दिया 1 करोड़ का और कैश दी 1.5 करोड़. तो कितना आया? 2.5 करोड़ में सौदा हुआ ऐसा बताएंगे. बट तेरा कैश का फिगर आया कैसे? मैंने फ्लैट की कीमत कितनी पकड़ी? 2.5 करोड़. बट मैं बताते हो क्या बता सकता हूं? नो सर, आई हैव सोल्ड माय फ्लैट एट 1 करोड़ ओनली. I have sold my flat at what? 1 crore, and the balancing figure I have given him what? Cash. Are you understanding? हम दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ है. बट बेटा जी दिखाते हो हम कितना दिखा रहे हैं? 1 करोड़ और 1.5 करोड़. वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, द आंसर इज अ बिग यस. वैसे उन्होंने क्या बोला? शेयर इज इश्यूड एट पार. बट जब राइट्स एडजस्ट करने हैं तो कौन से बेसिस पर राइट एडजस्ट करेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू. अब देखो ना, यही क्वेश्चन मैं तुमको ऐसे पूछ लेता हूं. आई हैव
sold him my flat for 1 crore, but to give the remaining balance cash, the value will be considered at intrinsic value. Now what is the intrinsic value of my flat? The intrinsic value of my flat is not 1 crore, it is how much? 2.5 crore. तब बैलेंसिंग फिगर जाके आएगा 1.5 करोड़, 4 करोड़ ऐसे मैच हुआ. अगर मैंने ऐसा नहीं लिया, 1 करोड़ लिया, तो इधर कितना आएगा? 3 करोड़. यस और नो कैश का, तो कितना आ जाएगा? 4 करोड़. दिस आंसर इज रॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि मैं उसको फ्लैट 2.5 करोड़ का दे रहा हूं. इश्यू प्राइस सिर्फ कितनी दिखा रहा हूं मैं? 1 करोड़. दैट्स ओके ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो रीड करो अभी क्वेश्चन. वो क्या लिखा है? The holders of every 2 shares in X company limited was to receive as fully paid at par 10 shares in Y company limited. तो शेयर कैसे इश्यू है? At par. बट आगे क्या लिखा है? So much cash as is necessary to adjust the right of shareholders of both the companies in accordance with intrinsic value of the shares as per their balance sheet, subject to necessary adjustment with regards to goodwill and depreciation in X company limited's balance sheet. तो मुझे जरा बताओ, कैश कौन से किसको कंपेयर करना है? पार वैल्यू को कंपेयर करना है या इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करना है? इंट्रिंसिक वैल्यू. तो जाहिर सी बात है, मैंने कैसे कंपेयर किया कि भाई उनको देना कितना है. तो हर एक 2 शेयर के लिए हमने डिसाइड किया देना कितना है? 230, 105, 115 इंटू 2, 230 इज व्हाट आई हैव टू गिव. तो मैंने क्या दिया? ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड है, विच इज ट्रांसफरर. मैंने दिया क्या है? ट्रांसफरी के कुछ शेयर्स दिए. ट्रांसफरी के कितने शेयर्स दिए? 10 शेयर, जिसके एक की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 20. तो कितने रुपए मैंने शेयर्स के तौर पर चुकता करा दिया? 200. बचा हुआ मैं क्या दूंगा? कैश. कैश कितनी दी बच्चों? 30 फॉर एवरी 2 शेयर्स. अब तुम्हें बताऊं ये पीसी कैसे निकलेगी? इंटरेस्टिंग वे ऑफ पीसी. इसमें बताऊंगा कैश 10,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 30, क्योंकि हर एक 2 शेयर के लिए कैश कितनी मिल रही बेटा जी? 30 रुपीज आया था ना? 30 रुपीज. सो कैश इतनी मिल गई. कितना आया बेटा? 10,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 30, 1,50,000. नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज शेयर्स आर इशूड एट व्हाट वैल्यू? एट पार. दिमाग मत लगाना इंट्रिंसिक वैल्यू लेकर. जो एग्जामिनर बोलेगा वो सही है. इश्यू इज एट पार, मगर कंपैरिजन करने के लिए क्या लेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू. सो बेटा कितना लेंगे? 10,000 डिवाइड बाई 2 इंटू हाउ मच? 10. तो कितना आएगा? 5 लाख. तुम्हें पता है पीसी कितनी दिखेगी? 6,50,000. आई मीन अगर ये समझ में आया तो इंटरेस्टिंग है यार. तुम ये बात को झुटला नहीं सकते. मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा, मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाता है एरिया. विल डील इट अगेन. ओके, शैल आई? ओके. मुझे एक बात बताओ, बंटवारा करना है अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में. बंटवारा करना है अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में. शेयर्स की कॉस्ट है 10 करोड़. एग्रीड? शेयर्स की कॉस्ट है 10 करोड़. मैंने बोला कॉस्ट ऑफ परचेस, मगर उसकी मार्केट वैल्यू है आज की तारीख में 6,000 करोड़. ठीक है. अब मैं अगर आपको यह बोलूं कि मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को देना है 7,000 करोड़ सेपरेशन के, 7,000 करोड़, 7,000 करोड़. वो कह रहा है कि वो शेयर्स दे देगा पूरे. वो क्या कह रहा है? कि शेयर्स दे देगा पूरे के पूरे. तो मुझे बताओ कैश कितनी देनी है? कैश कितनी देनी है? ये 10 करोड़ के शेयर्स कितनी आज उसकी मार्केट वैल्यू? 6,000 करोड़. वो शेयर्स पूरे दे रहा है. सो मैंने कहा माइनस शेयर्स कितना? 6,000. कैश कितनी देनी है? 1,000 करोड़. हाँ या ना? इजी है. हाँ या ना? अब तुम्हें पता है क्या ट्रांसफर के लिए स्टैम्प ड्यूटी लगती है? पता है क्या? क्या फायदा होगा कि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को ट्रांसफर करेगा, वो मार्केट वैल्यू पर जबरदस्ती स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी. इससे अच्छा फैमिली का स्ट्रक्चर है. वो ऐसा नहीं बोल सकता आई एम ट्रांसफरिंग यू शेयर्स एट कॉस्ट 10 करोड़, आई एम ट्रांसफरिंग यू शेयर्स एट कॉस्ट 10 करोड़.
तो कैश कितनी देनी है? 7,000 करोड़ माइनस 10 करोड़, मतलब आपको क्या लगता है 6,990 करोड़? नो, 1,000 करोड़ ओनली. फॉर द पर्पज ऑफ इश्यू इट इज एट 10 करोड़, बट फॉर द पर्पज ऑफ हाउ मच कैश आई हैव टू गिव, आई हैव टू कंपेयर इट विद द मार्केट वैल्यू. ऐसा होता है यार. क्लिक हो रहा है कि नहीं बोल रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कैश यू हैव टू कंपेयर इट विद इंट्रिंसिक वैल्यू, बट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द पीसी कितने में दिया? तो कैश दिया और कितने शेयर्स दिया? तो शेयर्स आर इशूड एट पार. देखो अभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला समझ में आ गया तो भी काफी है. देख लो, शेयर्स कितने दे रहे? 10,000 इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू 10. आई कैनॉट टेक वैल्यू एज पर माई विल एंड विश. आई कैनॉट टेक 20. आई हैव टू टेक व्हाट? 10, बिकॉज आई हैव टू फॉलो एट व्हाट वैल्यू दे आर इशूइंग इट? एट पार 10. तो कितना है? 5 लाख. कैश कितनी देगा? 10,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 30. कैसे आया? तो रूल सिंपल था कि कंपैरिजन करने के लिए मैं फेस वैल्यू नहीं करूंगा. कौन सी वैल्यू कंपेयर करूंगा? इंट्रिंसिक वैल्यू. और उससे क्या निकालूंगा? कैश. इधर बोल्ड मत हो जाना, एकदम इजी वाली एडजस्टमेंट है ये. मतलब कैश निकालने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करना, बट पीसी दिखाने के लिए जैसे उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर में जाने का. तो कितनी है बेटा? फेस वैल्यू 10, शेयर्स आर इशूड एट पार, वही वैल्यू लो, और प्लस बाकी के बैलेंसिंग फिगर कैश. लिखना चाहोगे? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? हाँ बेटा. बोलो क्या बोल रहे थे आप? देखो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है पूछ रहा है. बोथ द कंपनीज की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लो. कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं आपको पता है? फॉर एवरी 2 10 शेयर्स. 2 को भी मल्टीप्लाई करो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ, 10 को भी मल्टीप्लाई करो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ. बचा हुआ क्या मिलेगा? कैश. दैट्स इट. तो आपको क्या मिल जाएगा आपको उससे कि कैश कितनी दे रही है. मगर जब आपको वो बनाना है कि पीसी कितनी है, तो पीसी आप इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ नहीं ले सकते. पीसी निकालने के लिए कौन सी वैल्यू बोल रहे? कौन सी? एट पार. तो यू आर गोइंग टू टेक पार वैल्यू एंड प्लस कैश. इज दैट ओके? तो चलो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो बेटा. अच्छा क्वेश्चन है काफी. Calculation of intrinsic value, X company limited and Y company limited, transferor and transferee.
हो गया बेटा? ये करने के बाद में इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दी कि सभी ने? उसके बाद में ये वाली वर्किंग कीजिए जो मैंने आपके लिए करी। इसमें से ये वाली वर्किंग को कर कर फिर लिखिए कैंसल, गलत है ये, दिस इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज शेयर्स आर इशूड एट पार, बट कैश कैलकुलेट करने के लिए आपको पार वैल्यू से नहीं कंपेयर करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू से करना है। इट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश। सो कैश कितना? 130, वो गलत है, और दूसरा वाला सही वाला मैंने नीचे लिखा, कैश कितनी जाएगी? 30। अमालगमेशन में आप तब सक्सेसफुल होंगे जब आपको यह भी पता है कि गलत ट्रीटमेंट क्या है। हो गया? ठीक है, अब इधर एक नोट लिख दो, कंपैरिजन विथ इंट्रिंसिक वैल्यू is done only to calculate comparison with intrinsic value is done only to calculate what? Only to calculate cash issued और कैश गिवन, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट डाउन। ये सिर्फ इसी के लिए क्या है? कंपैरिजन विद इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है? शैल आई गेट यू टू द पीसी? Shall I get you to the PC? पीसी कैसे दिखाएंगे? कैश 1,50,000 कैसे निकाला? 10,000 डिवाइड बाई 2 इंटू ₹30 बराबर है क्या? और बाकी इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड दे आर इशूड एट पार, सो 10,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 इंटू ₹10 फेस वैल्यू, तो दैट इज इक्वल 5 लाख। सो टोटल पीसी 6,50,000 एक्चुअली। क्या क्या दिया? शेयर्स दिया एट पार और बाकी दिया कैश। बस कैश निकालने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ कंपेयर करें, बट शेयर्स आर नॉट इशूड एट इंट्रिंसिक वैल्यू। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम? यस। क्या बेटा? नहीं, स्टेप 2 अपन ने लिख दी ना, स्टेप 2 लिखा दी ना अभी। ये कैश कितनी कैलकुलेट, यही तो स्टेप 2 है ना ढोकले। लिख दिया क्या? यस। सो नाउ नेक्स्ट पीसी। इस चैप्टर को मैंने कैसे पढ़ाया वापस से एक बार बता दूं। अभी तक हमने चैप्टर के एक भी क्वेश्चन को छुआ नहीं, हम अभी तक बैकग्राउंड में ही काम कर रहे हैं। पहले जर्नल एंट्रीज देखी, क्या होता है ये देखा, पीसी में कौन सी चीज लेनी है कौन सी नहीं लेनी, ये चीज समझी। और अब हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? टेक्निकल पीसी, और पीसी को कैसे कैसे पूछा जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू वाली पीसी देखी, नेट एसेट वाली पीसी देखी, यस और नो। एंड नाउ वी हैव सीन कि दिखाने के लिए कुछ और है
मगर कैश निकालने के लिए कंपैरिजन किसी और के साथ करना है। एग्रीड और नॉट? चलिए एक और टाइप की पीसी देखते हैं। ढोकलो आओ। यस, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसकी पीसी निकालेंगे। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एंड स्मॉल लिमिटेड as at 31st December 2010. You have got share capital, reserves, secured loans, 10% debentures, current liabilities में trade creditors, fixed asset at cost less depreciation, stock, trade debtors and balance at bank. Okay, Dhokla? Read. Strong Limited agreed to absorb Small Limited as on 31st December 2010 on the following terms. Strong Limited agreed to repay 10% of debentures of Small Limited. अब ये क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला है कि उन्होंने सारी की सारी लाइबिलिटीज ली है। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट कि स्ट्रॉन्ग ने इनके 10% डिबेंचर्स का पेमेंट करने का डिसाइड किया है, ठीक है। Strong Limited to revalue its fixed asset at 1,95,000 to be incorporated in the books. Highlight this line, to be incorporated in the books. Beta, who is absorbing whom? Strong is absorbing small. Agreed? Generally हम मार्केट वैल्यू लेते हैं किसकी? ट्रांसफरर की। मार्केट वैल्यू की लेते हैं क्योंकि ट्रांसफरर को बेचते हैं, ट्रांसफरर कंपनी बिकती है तो उसकी मार्केट वैल्यू लेना लॉजिकल है, बराबर है ना। मगर यहां पर क्या हुआ है कि ट्रांसफरी कंपनी अपनी फिक्स्ड असेट को रिवैल्यू कर रही है। इन द ब्रैकेट राइट डाउन दिस इज अ फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट। व्हाट अमालगमेशन हैज गॉट टू डू हियर? सो कुछ बच्चे मुझे बोल सकते हैं कि सर मगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। बट बेटा अगर ट्रांसफरी कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए फिक्स्ड असेट को रिवैल्यूड फिगर पर लेना है वो बात अलग है, मगर उसको हम बुक्स में इनकॉर्पोरेट नहीं करते। एक एग्जांपल देखना, एक एग्जांपल देखना। एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड फॉलोज AS10 कॉस्ट मॉडल। व्हाट इज कॉस्ट मॉडल? दे कीप द फिक्स्ड असेट एट कॉस्ट। एग्रीड? तो AS10 के हिसाब से ए लिमिटेड की यहां पर फिक्स्ड असेट है 5 करोड़ और फिर इधर क्या है, करंट असेट 3 करोड़ वगैरह वगैरह। बी लिमिटेड की बैलेंस शीट है और ये भी एट कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं। इनकी है 2 करोड़, 1 करोड़ एक्सेट्रा। अब बेटा इस कंपनी इज अ ट्रांसफरर कंपनी, इस कंपनी को आप खरीद रहे हो तो जाहिर सी बात है इसके असेट्स और लाइबिलिटीज किस पर बिकेगी? मार्केट वैल्यू। तो हम इसके 2 करोड़ और 1 करोड़ को कौन सी वैल्यू पर लेंगे? मार्केट वैल्यू पर। एग्रीड? इसमें कोई शक नहीं है, ये मार्केट वैल्यू पर ही लेंगे। बेटा ये मार्केट वैल्यू पर इधर ऐड होगी, मगर इसका तो कोई औचित्य नहीं बनता ना कि ये फिक्स्ड असेट अगर मान लो 6 करोड़ की है तो मैं इसको 6 करोड़ मेरे बुक्स में इनकॉर्पोरेट नहीं करता। मैं सिर्फ स्वैप निकालने के लिए, स्वैप मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मैं एक्स और वाई लिमिटेड के असेट्स और लाइबिलिटीज मार्केट वैल्यू पर लेकर स्वैप के लिए यूज करूंगा। इनकॉर्पोरेट क्यों करूंगा? कौन सा स्टैंडर्ड अनुमति देता है मुझे इसके? मेरी खुद की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में अगर कोई चीज 5 करोड़ की है तो उसको 6 करोड़ की बनाऊं कैसे? कौन सा स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है? अमालगमेशन में तो AS14 बोल रहा है कि इसकी असेट्स तुम मार्केट वैल्यू इधर लेके आओ। एग्रीड? मगर मेरे बच्चों अगर मैं बात करूं ए लिमिटेड विच इज अ ट्रांसफरी, हु विल अलाउ मी टू चेंज द वैल्यू? फॉर दैट यू कैन नॉट फॉलो AS14। ट्रांसफरर की चीजें मार्केट वैल्यू पर ली, लॉजिकल, समझ में आ रहा है, वो कंपनी बिक रही है, मेरे कंपनी की वैल्यू क्यों चेंज करूं? कल को ये क्लासेस किसी और क्लासेस को इधर खरीद रही है, जिसको खरीद रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू ले रहे हैं, समझ में आ रहा है मुझे, मेरी वैल्यूज क्यों चेंज करूं? समझ आ रहा है? हां, मैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए कि मेरे एक शेयर की कीमत कितनी है कैलकुलेशन करने के लिए मैं मार्केट वैल्यू से करूंगा, वो बात अलग हो गई कि कितने शेयर इश्यू करने उसके लिए मार्केट वैल्यू से कंपेयर करूं। बट हु गिव्स मी राइट टू चेंज द वैल्यू ऑफ माय असेट्स? ध्यान में है क्या? तुमको क्या मैसेज दिया, तुमको क्लिक नहीं हुआ अभी तक, मैं मैसेज अब दे रहा हूं, मैसेज अब दे रहा हूं। कई बार ट्रांसफरी की
भी मार्केट वैल्यू दी जाएगी, ट्रांसफरर की भी मार्केट वैल्यू दी जाएगी। ट्रांसफरर की मार्केट वैल्यू इनकॉर्पोरेट करना, मगर ट्रांसफरी की मार्केट वैल्यू इनकॉर्पोरेट नहीं करते। ट्रांसफरी की मार्केट वैल्यू इज ओनली टेकन अप टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आपको इनकॉर्पोरेट करना है तो क्लियर शब्दों में ऐसा स्टेटमेंट चाहिए कि इट इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। क्या आपको उस लाइन के मायने समझे क्या? अगर वो लाइन नहीं लिखी रहती है तो ट्रांसफरी के बुक्स में मैं असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को चेंज नहीं करता। क्लियर? ढुकले देख, ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी हुई? 2. Shares of both the company to be valued on net asset basis after considering rupees 50,000 towards the value of goodwill of small limited. The cost of absorption of 3,000 are met by strong limited. It's okay. You are required to calculate the ratio of exchange of shares, give journal entries, construct a bank account to arrive at the balance on absorption. तो सुनिए, अभी अपन पीसी निकालने में जुड़े हुए हैं। बेटा मुझे बताओ, ये वर्ड क्या? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एग्रीड टू एब्जॉर्ब स्मॉल लिमिटेड। कहीं पर भी नहीं बोला है कि कौन सी एसेट लेकर जा रहे हैं, कहीं बोला है कुछ नहीं। मुझे ये बोला है कि इधर गुडविल कितनी है स्मॉल की? 50,000। एग्रीड और नॉट? अच्छा, उसके बाद में और किसी की वैल्यूज दी है क्या? नहीं। और किसी की वैल्यू दी? इसकी एक वैल्यू दी है, इसको कितना लिखने का? 1,95,000। से यस। अब आगे क्या बोला है? शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर टू बी वैल्यूड आउट नेट एसेट बेसिस। सो लो बेटा कैलकुलेटर पर 75,000 प्लस 50,000 प्लस 47,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000, इट बिकम्स 2,32,000। एग्रीड? अच्छा, माइनस डिबेंचर कितना? 20,000 माइनस 32,000। क्यों सर? क्योंकि बोथ आर टेकन ओवर। तो बेटा माइनस कितना आएगा? 52,000। लाइबिलिटी 20,000 और 32,000 ना, कितना आ रहा है? 1,80,000। ये किसकी नेट एसेट हुई? स्मॉल की। ये किसकी नेट एसेट हुई? स्मॉल की। अब चलो इसकी भी निकालो, स्ट्रॉन्ग की। 1,95,000 1,95,000 प्लस 42,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 माइनस 47,000, कितना आ रहा है बेटा? हाँ जी, 3 लाख। ओके, ये नेट एसेट वैल्यू आएगी इनकी। बेटा कितने शेयर है इसके? ऑफ 10 ईच, 1,50,000 ऑफ 10 ईच, तो 15,000 है क्या? सो डिवाइड बाय 15,000 और 1,20,000 डिवाइड बाय 10 कितना आ रहा है? 15। नहीं, 1,20,000 डिवाइड बाय 10 12,000 ना बेटा। पहले वाले की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई? 20। और दूसरे वाले की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई? 15। एग्रीड और नॉट? हाँ या ना? बेटा ट्रांसफरर का एक शेयर कितने का है? ट्रांसफरर का एक शेयर कितने का है? 15। और ट्रांसफरी का एक शेयर कितने का है? 20। सो कैन आई नॉट से 3:4? नहीं, ट्रांसफरर के एक इंट्रिंसिक शेयर की वैल्यू कितनी है? 15। और इसकी कितनी है? 20। तो कितने आएंगे इसका? क्या हम नहीं कह सकते इसके 15, एक शेयर के 15 रुपए मिलेंगे और उसके कितने? 20। हाँ या नहीं? सो क्या मैं नहीं कह सकता 15 डिवाइड बाय 20 ट्रांसफरर डिवाइड बाय ट्रांसफरी कितना आएगा? 0.75। मतलब फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ ट्रांसफरर दे आर गोइंग टू रिसीव 0.75 शेयर ऑफ व्हाट? ट्रांसफरी। हो कि ना? इसको और सिंप्लीफाई करके अपन लिख सकते हैं ना। 15 इंटू 3 कितना आएगा? 60। नहीं, 15 इंटू 3 45। 15 इंटू 4 60 और 20 इंटू हाउ मच? 3 हाउ मच? 60। So can I not say for every 4 shares of transferor
3 shares of transferee will be issued. So the logic is what? Transferor divided by transferee. So transferor की कितना है 15, इसका कितना है 20, तो आंसर कितना आ रहा है 0.75 for every 1 share of transferor, 0.75 shares of what is issued? Transferee. Do you agree with me? Yes. कोई क्वेश्चन? तो ये पीसी निकालने का ऐसा तरीका हुआ। ये कौन सा मेथड था बेटा? नेट असेट मेथड। और इसमें एक खास बात आपको क्या समझ में आई कि 2 चीजें, इसमें अगर ये लाइन नहीं होती तो बेटा जी 1,95,000 सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं। इफ आई रिमूव एडजस्टमेंट नंबर 2 कि इनकॉर्पोरेटेड, रिमूव मतलब पूरी नहीं, टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ये लाइन निकाल दूं मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर असेट वुड अपीयर एट व्हाट? बुक वैल्यू ओनली, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन व्हाट? इंट्रिंसिक वैल्यू, वी वुड हैव कंसीडर्ड व्हाट? 1,95,000. बॉयज एंड गर्ल्स, ग्रो अप, दिस इज द वे द मार्केट वर्क्स। मार्केट में यही तो करता है। रिलायंस अगर किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा है और वो बोल रहा है कि मैं तुमको मेरे शेयर्स दूंगा, तो शेयर्स का स्वैप निकालने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए मार्केट वैल्यू ली जाती है बोथ द कंपनीज की। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रिलायंस अपनी एसेट्स को रिवैल्यू कर लेगा। कितना खर्चा होगा उनको? AS10 का रिवैल्यूएशन मॉडल मैंने मेरे जीवन में किसी कंपनी को फॉलो करते हुए नहीं देखा। कोई लॉजिक नहीं। तुमने देखा, तुम आर्टिकलशिप करते हो, किसने देखा? देयर इज नो पॉइंट इन फॉलोइंग रिवैल्यूएशन मॉडल, बिकॉज उसके लिए आपको वैल्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा। वैल्यूअर का पैसा देते रहो और एक झंझट मारी अपने सिर मोल लो। उससे अच्छा हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रखते हैं एंड वी कीप ऑन डेप्रिशिएटिंग इट। अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल क्या? तो टैक्स में भी कोई फायदा नहीं। I am giving you the practical insight now, how to think. To calculate the intrinsic value, yes, you can take whatever value they say. But that doesn't mean that you need to incorporate it in the transferees book. Transferee के books में सिर्फ transferor से आने वाली assets और liabilities कौन सी वैल्यू पर जाती है? मार्केट वैल्यू। Yes or no? Done, done, done. Okay, so अभी तक मैंने तुमको ये अंदाजा तो दिला दिया कि इस चैप्टर में जो सबसे टफ पार्ट है वो है कैलकुलेशन ऑफ पीसी। मगर इंटरेस्टिंगली सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी वही है। उसके ऊपर थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और क्या कहते हैं उसे, ये सारे कैलकुलेशन जमने लगेंगे। अब इसके आगे के सारे प्रॉब्लम्स इजी है बेटा। अगर आपको ये इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई तो बाकी की भी आ जाएगी। ओके, अब ये वाला देख लेते हैं जल्दी से, अभी फुर्ती से। The balance sheet as on 31st March 2011 of X Limited and Y Limited are as under. Authorized capital दिया, reserves and surplus दिया, general reserve दिया, P&L account दिया, current liabilities दिया, provisions में creditors दिया, building, machinery, furniture, current asset, stock, debtors, cash in hand and bank balance. Y का भी similar दिया बेटा। Authorized reserves, GR, CR, P&L account, unsecured loan, 12% debenture, creditors, goodwill, fixed asset, machinery, furniture, current asset, stock, debtors, cash in hand, bank balance, expenditure on new project. Highlight expenditure on new project and write down it is not a fictitious asset. ये fictitious asset नहीं है, ये preliminary expenses नहीं है। Expenditure on new project like a pharmaceutical company working on a particular project of cancer. It is not a fictitious asset. It could be an asset. Okay? Partially completed project भी हो सकता है। Y Limited was absorbed by X Limited. Now this is another interesting line. Y Limited is a transferor, was absorbed by, not absorbed X Limited, was absorbed by का फर्क हो गया। So X Limited is transferee and Y Limited is transferor. Am I communicating? On 1st April 2011, on the following terms, fixed asset other than goodwill to be valued at rupees 20 lakh including rupees 24,000 for furniture. Directly valuation दिया, किसका valuation दिया? X Limited का। Who will explain me why X Limited का? ये valuation किसका दिया? X Limited का। हाँ जी, क्या बोला देखो? Y Limited was absorbed by X Limited on 1st April 2011 on the following terms. Sorry, Y Limited के ये सारे values दिए हुए हैं। मैंने गलत बोल दिया। Y Limited ट्रांसफरर के वैल्यूज दिए।
सो वाई लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया किसने? एक्स लिमिटेड ने, ऑन फॉलोइंग टर्म्स कि उसकी फिक्स्ड असेट अदर देन गुडविल टू बी वैल्यूड एट 20 लाख इंक्लूडिंग 24,000 फॉर फर्नीचर। ये किसकी वैल्यूज है बेटा? वाई लिमिटेड। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 80,000 एंड डेटर्स बाय 5%. X Limited to assume the liabilities and discharge the 12% debenture by issue of 11% debenture of same value, and in addition a premium of 6% was paid in cash. बेटा जी ये कौन सा मेथड है? नेट असेट मेथड है, क्योंकि आगे जाके चेक कर लेना आप, कहीं पर भी ये नहीं दिया जाएगा कि हम इतनी इतनी चीजें दे रहे हैं, ये चीजें दे रहे हैं। डिबेंचर इसमें लेना है कि नहीं लेना है? द आंसर इज यस, क्योंकि हम कौन सा मेथड फॉलो करने वाले? नेट असेट मेथड। आगे चलो, द न्यू प्रोजेक्ट वॉज टू बी वैल्यूड एट 3,80,000। देखो, द शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड टू रिसीव कैश पेमेंट ऑफ ₹30 पर शेयर प्लस 4 इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड इन वाई लिमिटेड। ओहो, अब तो मैं गलत हो गया। ये पीसी नेट असेट मेथड नहीं है, ये डायरेक्टली गिवन है। देखो क्या बोला, द शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड टू रिसीव कैश पेमेंट ऑफ 30 पर शेयर, डायरेक्टली 30 पर शेयर मिल रहा है, प्लस 4 इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड इन वाई लिमिटेड। 4 इन व्हाट? एक्स, फॉर एम मच? एवरी 5 इन वाई। मैं पीसी निकाल सकता हूं, आपके सामने निकाल कर दे रहा हूं, डायरेक्टली गिवन। मुझे बताओ वाई लिमिटेड के कितने शेयर है? वाई लिमिटेड के कितने शेयर है? कैन आई से 20,000 है? सो बेटा इनके बोलने के हिसाब से देखो, मैं आपके सामने लिख रहा हूं 20,000 इंटू ₹30 कितना आएगा? 6 लाख। 6 लाख आ रहा है ना? प्लस क्या बोल रहे हो वो? प्लस 4 इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड फॉर एवरी 5 हेल्ड इन वाई। सो कैन आई नॉट से 20,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 4 इंटू ₹10? कौन सा? इसका 1,60,000 आ रहा है क्या? कैश 20,000 इंटू 30 कितना आ रहा है भाई? फेस वैल्यू 100 है क्या? ओके, इंटू 100, आई एम सो सॉरी। कितना आ रहा है? 16 लाख। सो व्हाट इज द टोटल वैल्यू? 22 lakhs। तो पीसी तो डायरेक्ट निकल रही ना, तो सर वो असेट की वैल्यूएशन क्यों दिए? सो दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट देम इन योर बुक्स एट दैट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पर। इनकॉर्पोरेशन के लिए मार्केट वैल्यू दी है, तो मतलब पहली एंट्री होगी तुम्हारी बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर 22 लाख, फिर ऑल द असेट्स जो जो वैल्यू दी वो असेट्स की वैल्यू पर लेंगे, टू लाइबिलिटीज जो जो वैल्यू दी वो वाली वैल्यू, और बैलेंसिंग टू बिजनेस परचेस। बैलेंसिंग फिगर कहां पे? गुडविल या सीआर। और फिर क्या करेंगे आप? सेट ऑफ की एंट्री करेंगे, किसकी? पेमेंट की, लिक्विडेटर टू कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? मैंने कहा था ना डायरेक्टली गिवन है, कैश और इक्विटी शेयर्स। मगर पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो क्या लगा? नेट असेट मेथड। और नेट असेट मेथड करके अगर आपने पूरा उसका निकाला, व्हाट इज द नेट असेट, और पीसी निकालने की कोशिश की, बस जय हो गया। हाँ, अब कुछ बच्चे मुझे पूछेंगे सर मगर ये नेट असेट से भी तो सॉल्व हो सकता है। मैं आपको बताऊं ये नेट असेट से सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्या वो लाइन आपको मिल रही है? किसके वजह से सॉल्व नहीं हो सकता नेट असेट मेथड से? उन्होंने क्या बोला? फिक्स्ड असेट अदर देन गुडविल टू बी वैल्यूड एट 20 लाख इंक्लूडिंग ₹20,000 24,000 फॉर फर्नीचर। बेटा आपको गुडविल की वैल्यू दी नहीं है, अदर देन गुडविल, सो गुडविल वुड बी बैलेंसिंग फिगर। दिस इज व्हाट इज ट्राइंग टू मीन। अदर देन गुडविल बोला, ऐसा नहीं बोला गुडविल इज वैल्यूलेस जैसे पीछे की प्रॉब्लम में बोला है, ऐसा नहीं बोला गुडविल की वैल्यू इतनी है। नेट असेट मेथड में तो तुमको सारे असेट की वैल्यू चाहिए ना, तुम्हारे पास गुडविल की वैल्यू मिसिंग है इधर। पुरानी जितनी भी प्रॉब्लम थी नेट असेट मेथड यूज किया या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड यूज किया, जाके देखो गुडविल की वैल्यू है कि नहीं आपके पास? है, इसमें गुडविल का वैल्यू इज मिसिंग। वहां पे इधर ये बोला था गुडविल इज वैल्यूलेस, या ये बोला गया गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000 40,000 व्हाटएवर XYZ। हियर दे हैवंट मेंशन्ड द वैल्यू ऑफ गुडविल।
सो दैट वुड बी अ बैलेंसिंग फिगर हियर. से यस. सो ये कौन सा मेथड हुआ? डायरेक्ट मेथड. बेटा देखो, एमआरएल मशीन को पढ़ने का एक तरीका है. तो अगर आप पीसी को कॉन्क्योर कर लोगे, हाफ द बैटल इज डन. जितने भी प्रॉब्लम्स मिले उसमें पीसी निकालने की कोशिश करो. डोंट ट्राई एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ बिग डील. पहले ये तो पता करो धंधा कितने में बाय करने वाले हम. और ये दोनों अलग अलग चीजें. अकाउंटिंग एंड पीसी डोंट गो हैंड इन हैंड. जैसे व्हाट्सएप को कितने में बाय करना है या सत्यम को कितने में बाय करना है, ये सब चीजें बेटा पहले डिसाइड होती होगी ना. तो मैनेजमेंट बैठकर क्या निकालता होगा? पीसी. पीसी का अकाउंटिंग के साथ कोई लेना देना नहीं. ये दो चीजें भिन्न है, अलग है. तो पहले ये सीखो धंधे को कितने में एक्वायर किया, आगे की अकाउंटिंग फिर इजी है. दोनों चीजों को मिक्स करके पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है. वो अभी भी मुश्किल लगता है, मगर अभी कम से कम तुम्हारा पूरा फोकस पीसी पर ही होने की वजह से अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम में पीसी क्लियर होती जा रही है. कि इधर अभी जैसे कई सारा बच्चा क्या सोचता है, इस प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व करते आता तो इस प्रॉब्लम को बच्चा जेन्युइनली यही सोचता है कि नेट एसेट मेथड. जैसे मैंने भी कहा था नेट एसेट मेथड. फिर जैसे मैं नीचे गया, मैंने वो एडजस्टमेंट पढ़ी, तब क्लिक हुआ, ओ दिस इज व्हाट, नॉट नेट एसेट मेथड, दिस इज नेट पेमेंट मेथड, दैट इज डायरेक्टली गिवन. एम आई कम्युनिकेटिंग? तो सिर्फ पीसी के बारे में फोकस करो आज घर पर. जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको मिले सिर्फ पीसी निकालने की कोशिश करो. अकाउंटिंग हम कल दिखेंगे. इज दैट ओके? चलो प्यार से बाय बोलो. बाय, खुदा हाफिज.